हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। तो चलिए, सुपर टेट टेट और सी टेट की सम्मिलित प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में रोज़ आपको वीडियोस दिए जाते हैं। एक दिन हम बाल विकास और पर्यावरण लेते हैं और दूसरे दिन हम इंग्लिश और हिंदी को डिस्कस करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और बाकायदा आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाके प्रॉपर तरीके से 1 to ऑल जो है वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन के रोज यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो आपको करवाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो अगर दोस्तों हम बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको पहले क्या कहा जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। और इस उद्यान की जो स्थापना हुई 1935 ईस्वी में हुई थी, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रखा गया। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो कई सारे देखिए क्वेश्चन हमने बता दिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1935 में। 1947 में इसका पहली बार नाम चेंज हुआ रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और फिर 10 साल बाद 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं, मोदी जी की अगर नज़र पड़ जाती है तो इसका फिर से नाम बदल सकता है। अगर यूपी में होता तो बदल ही जाता। खैर, इसको सबसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वासरकोर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो क्वासरकोर है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है और इस रोग के कारण संतुलित जो शरीर है उसका विकास नहीं हो पाता है। तो स्पेशली प्रोटीन की डेफिशिएंसी में क्वासरकोर बीमारी हो जाती है। रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापते हैं? तो दोस्तों, रिक्टर जो पैमाना है, इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है। और इसके लिए सीस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रिक्टर पैमाने में 0 से 9 तक के अंक अंकित होते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, 0 से 9 तक के अंक रिक्टर पैमाने में अंकित होते हैं। और बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता के भूकंप को दर्शाता है। अगला है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें तो वन्य प्राणी जो सप्ताह है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया, खत्म हो चुका है। 1 से 7 अक्टूबर के मध्य जो है, प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी है? तो आप बखूबी परिचित है, प्रकाश संश्लेषण में जो बाहर हरे पौधे गैस निकालेंगे वो ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन आपका नष्ट हो जाता है? तो अगर दोस्तों हम चावल को पॉलिश कर देंगे तो यहाँ पर जो विटामिन B1 है, जिसका रासायनिक नाम यहाँ पे थाइमीन दिया है, ये नष्ट हो जाता है। और इसकी कमी से, B1 की कमी से जो आपका बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। ठीक है। अगला है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो पुष्प कली भाग से, फूल भाग से ये लौंग और केसर जो है प्राप्त होते हैं। और केसर का जो उत्पादन है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होता है और लौंग का केरल में। केसर कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में। केसर जम्मू कश्मीर में काफ़ी महंगी केसर होती है। और जो लौंग है स्पेशली ये भी महंगी है, लेकिन केसर की अपेक्षा नहीं, और ये केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो अगर हम बात करें तो जो राजकीय पक्षी है वो मोनाल है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल है। और राजकीय पशु जो है वो कस्तूरी मृग है। और राजकीय वृक्ष जो है बुरांश है। और बाघ इसमें जो है ये इसका प्रतीक चिन्ह नहीं है। बाकी मोनाल पक्षी ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? कमेंट में जवाब दें। और बुरांश जो है ये राजकीय जो है वृक्ष है, बुरांश। और राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर होते हैं। तो ये कौन से हैं? तो दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन और पर्यावरण मंत्रालय ने
1992 में, कब? 1992 में एक नीतिगत बयान में 3R की जो घोषणा है वो की है। 3R का मतलब है, पहला रिसाइकल हो गया, ठीक है, मतलब पुनः चक्रण। और फिर खैर मैं इसको क्रम से बताता हूँ। पहला है रेड्यूस, पहले तो आप रेड्यूस करें, ठीक है, कम उपयोग करें। फिर क्या करें? रीयूज करें, दोबारा प्रयोग में लाएं। और एट लास्ट आर का मतलब है रिसाइकल करें, पुनः चक्रण करें। कम उपयोग, फिर इसके बाद पुनः उपयोग, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कम उपयोग और फिर इसके बाद पुनः उपयोग, एक सेकेंड, लास्ट में पुनर्चक्रण आएगा, रिसाइकल आएगा। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो कम उपयोग तो सही है, यहाँ पर पुनः उपयोग आना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। मैं आपको पैटर्न बता दिया। रिड्यूस कम उपयोग, फिर रीयूज पुनः उपयोग। पुनः उपयोग अगर यहाँ आ जाता और ये यहाँ चला जाता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता, ठीक है। अगला है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का अप्रदूषकीय जो स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। देखिए, सूर्य की किरणों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा एक विशेष प्रकार की गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा है। पृथ्वी का ऊष्मन का अर्थ क्या है? ऊष्मायन। तो देखिए, पृथ्वी का ऊष्मायन का मतलब है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, और इसे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस की अधिकता के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ये सही होगा। और ग्रीन हाउस गैसेज आपकी कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया, CFC। ये चारों होती हैं, ठीक है। मीथेन का CH4 होता है थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्बन डेटिंग विधि में प्रयुक्त की जाती है, किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो वस्तु की आयु ज्ञात करने में, ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति। अगला है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों और जो मूर्तियों का क्षरण हो रहा है, इसका सही जवाब क्या है? स्टोन लेप्रोसी। देखिए, अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मेनली रिस्पॉन्सिबल है, SO2। और नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है, NO2 और SO2। वर्तमान में स्टोन जो लेप्रोसी है उसका शिकार आगरा का ताजमहल भी है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पर्श गंगा अभियान, तो दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता। देखिए, उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई है, उत्तराखंड में, ठीक है। और इस अभियान की शुरुआत 2009 में की गई थी। और उस टाइम पे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक साहब थे। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है किसका? दोस्तों, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का दुष्परिणाम है। मिनीमाटा रोग जो है वो शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है, और यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पीने के पानी में मिल जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना 1948 में हुई। 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था भी है, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? तो 1972 में 1972 में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई,
और इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पर 137 का हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो अवरक्त किरणों में कंफ्यूज ना होइएगा, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत है सूर्य से आने वाली उच्च ऊष्मा वाली किरणों यानी कि पराबैंगनी किरणों को रोकती है, और ये किरणें बहुत हानिकारक होती हैं और पृथ्वी पर ऊष्मा वृद्धि में सहायक भी होती हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सरला बहन ये हैं। ठीक है, लेखन सरला बहन के द्वारा किया गया है और यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं 141। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला है 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरो में। देखिए 1992 में पर्यावरण सुरक्षण से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, और यह मुख्यतः हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। अगला है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो यहाँ पर दोस्तों पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, पाताल तोड़ कुओं के निर्माण से जल स्तर नीचे नहीं गिरता है तथा भूमिगत जल को पुनः उसके प्राकृतिक स्तर पर लाया जा सकता है। अगला है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, अगला है सुमेलन करना है कटे और घाव के लिए। तो कटे और घाव के लिए हल्दी के चूर्ण का घरेलू उपचार है। सामान्य ज्वर अगर किसी के है तो मेथी के बीजों की चाय दीजिए उसको। आंखों में सूजन आ गई है तो घरेलू उपचार है ताजे धनिया के बीज दीजिए उसको। और दांत का दर्द है तो हींग के चूर्ण को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो ये समुद्र है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इकोलॉजी सिस्टम पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे अधिक भाग पर विस्तारित है समुद्र। अगला है, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो वृक्ष मित्र है। ठीक है, वृक्ष मित्र। देखिए 1986 में पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने 1986 में क्या किया? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया, और यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई जट्रोफा बायोडीजल के लिए सुमेलित है, लेकिन जो रिंगाल है वो इमारती लकड़ी के लिए नहीं है। रिंगाल बांस के ऐसे झाड़ी हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह इमारती लकड़ी नहीं है। बांस, चारा, चीड़, लीसा ये सही हैं। और प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करेगा? तो क्लोरोफिल और रसधनी ये जो है पौधों में पाई जाती है या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछने के लिए जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ पौधे ऐसे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो दोस्तों प्रयोग की। देखिए जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछने के कौशलों के आकलन की संभावनाएं हैं, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया है अब वो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। अभिव्यक्ति दे पाओगे, प्रश्न पूछोगे, चर्चा करोगे, लेकिन प्रयोग नहीं करोगे। प्रयोग के लिए ऐसे पौधे मौजूद ही नहीं हैं। ठीक है,
तो 15 मिनट में दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, अपने आप में काबिले तारीफ है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को लगातार लाते रहेंगे।